क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि एक मामूली सी बातचीत के बाद आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है या आप पागल हो रहे हैं? आपने तो बस शाम के प्लान पर चर्चा की थी, लेकिन बात खत्म होते होते आप खुद को दोषी, बेवकूफ और पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस करने लगे। अगर हां, तो मुमकिन है कि आप किसी शातिर मैनिपुलेटर यानी हेरफेर करने वाले के झांसे में आ गए हों। आज हम आपको ज्ञान के साथ सशक्त करेंगे। हम ऐसी 20 सबसे आम बातों को समझेंगे जिनका इस्तेमाल नार्सिसिस्ट और मैनिपुलेटर आपको नियंत्रित करने के लिए करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक हथियार है। और इस वीडियो को अंत तक देखकर आप इन मौखिक जालों को पहचानना सीख जाएंगे और खुद को बचा पाएंगे। क्या आप उस सच्चाई को जानने के लिए तैयार है जो आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्ते को बदल सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम उन खास वाक्यों पर जाएं, आइए समझते हैं कि वे इतने प्रभावी ढंग से काम क्यों करते हैं। हेरफेर यानी मैनिपुलेशन हमेशा चिल्लाने या सीधी धमकियों के रूप में नहीं होता। अक्सर यह एक धीमा, छिपा हुआ जहर होता है जो हर गुजरते दिन आपके दिमाग में टपकता रहता है। नार्सिसिस्ट और मैनिपुलेटर वास्तविकता को तोड़ने मरोड़ने के उस्ताद होते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य आपके आत्मविश्वास, आपकी भावनाओं और यहां तक कि आपकी याददाश्त को भी कमजोर करना होता है। वे एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां आप हमेशा गलत होते हैं और वे हमेशा या तो पीड़ित यानी विक्टिम होते हैं या हीरो। इस प्रक्रिया को गैसलाइटिंग कहा जाता है। वे आपको अपनी ही समझ और अपनी धारणा की सत्यता पर संदेह करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और जब आप अपने पैरों तले जमीन खो देते हैं, तो आपको नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए उनके ट्रेडमार्क वाक्यों को जानना अंधेरे कमरे में टॉर्च जैसा है। यह राक्षसों को खत्म नहीं करेगा, लेकिन उन्हें देखने में जरूर मदद करेगा। तो पहला और शायद सबसे आम जुमला है, तुम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो, या इसका दूसरा रूप, तुम बहुत इमोशनल हो। क्या आपने ऐसा सुना है? यह आपकी भावनाओं को खारिज करने का एक क्लासिक तरीका है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपका पार्टनर आपके लिए कोई जरूरी तारीख भूल गया। आप उदास हैं और उन्हें यह बताती हैं। माफी मांगने की बजाय आपको सुनने को मिलता है, अरे क्या हो गया, ये तो बस एक दिन ही है, तुम इतनी भड़क क्यों रही हो, तुम हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर देखती हो। इस पल एक बदलाव आता है। आपकी नाराजगी पर जो प्रतिक्रिया बिल्कुल सामान्य थी, उसे अब अजीब या आपकी निजी समस्या बता दिया जाता है। मैनिपुलेटर अपनी हरकतों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। उसके लिए अपनी गलती मानने से ज्यादा आसान है आपको यह यकीन दिलाना कि आप में ही कुछ गड़बड़ है। उनका मकसद है कि आप अपनी भावनाओं पर शर्मिंदा हों और आगे से उन बातों पर चुप रहे जिनसे आपको ठेस पहुंचती है। याद रखिए, आपकी भावनाएं हमेशा जायज होती है। अगर आपको दर्द हो रहा है, तो मतलब दर्द हो रहा है। बात खत्म। अगला वाक्यांश पैसिव एग्रेशन यानी दबी हुई आक्रामकता का एक मास्टरपीस है। मुझे दुख है कि तुम्हें ऐसा लगा। जरा ध्यान से सुनिए, यह कोई माफी नहीं है। यह सीधे सीधे आप पर दोष थोपना है। एक सच्ची माफी हमेशा ऐसी होती है, माफ करना, मैंने जो कहा या किया वह गलत था। लेकिन यह जो वाक्यांश है, मुझे दुख है कि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो, इसका असल मतलब होता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, यह तुम्हारी समझने की क्षमता में ही दिक्कत है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको लेकर कोई तीखी या अपमानजनक मजाक किया जिससे आपको ठेस पहुंची। आप उन्हें इस बारे में बताते हैं और जवाब में आपको यही माफी मिलती है। वह आपसे कह रहा होता है, यह मेरी गलती नहीं है कि तुम इतने ज्यादा नाराज होने वाले या संवेदनशील हो। इस तरह वह चालाक इंसान अपना चेहरा बचा लेता है, सबके सामने अच्छा बना रहता है, और आप अपनी नाराजगी के साथ साथ इस अपराध बोध, गिल्ट में भी डूब जाते हैं कि आपने नाराज होने की हिम्मत ही क्यों की। यह एक बहुत ही बारीक तरीका है जिससे वह आपको अपनी भावनाओं पर शक करने के लिए मजबूर करता है और अंत में आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं।
और यह है गैसलाइटिंग की सबसे खतरनाक चाल, या कहें भारी तोपखाना। मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। यह लाइन सीधे आपकी याददाश्त पर, आपके आत्मविश्वास पर हमला करती है। आपको अच्छी तरह याद है कि पिछले हफ्ते आपके पार्टनर ने आपसे शनिवार को आपके प्रोजेक्ट में मदद करने का वादा किया था। शनिवार आता है और वो किसी और ही काम में व्यस्त है। जब आप उन्हें वो वादा याद दिलाते हैं, तो वह पूरी मासूमियत से हैरानी जताते हैं और कहते हैं, क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम्हें भ्रम हुआ है। और वो इतनी भरोसे से यह बात कहते हैं कि आप एक पल के लिए सच में सोचने लगते हैं, क्या मैंने वाकई ये बात खुद ही बना ली थी? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया? मैनिपुलेटर इस तकनीक का इस्तेमाल आपको पूरी तरह से भटकाने के लिए करता है। जब आप अपनी ही याददाश्त पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, तो आप घटनाओं के लिए पूरी तरह से उसकी बताई हुई कहानी पर निर्भर हो जाते हैं। यह कंट्रोल करने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका है, जो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को मिटा देता है और उसकी जगह वो पर्सनैलिटी डाल देता है जो मैनिपुलेटर के लिए सबसे सुविधाजनक हो। अब हम देखभाल के पीछे छिपी हुई उस चालाकी की बात करते हैं जो इन वाक्यों में छिपी होती है। मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूं, या मैं यह सब तुम्हारे ही अच्छे के लिए है। इन वाक्यों का इस्तेमाल अक्सर दूसरों पर पूरी तरह से हावी होने या बिना मांगे सलाह देने को सही ठहराने के लिए किया जाता है। मान लीजिए, आपका कोई दोस्त आपके कपड़े, नौकरी या पार्टनर के चुनाव की लगातार आलोचना करता रहता है और कहता है, देख भाई, मैं तुम्हें दोस्त होने के नाते कह रहा हूं, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो। या फिर माता पिता अपने बालिग बच्चे के हर कदम पर नजर रखते हैं और इसे फिक्र का नाम देते हैं। सच कहूं तो इस दिखावे के पीछे सिर्फ सत्ता और नियंत्रण की इच्छा छिपी होती है। चालाक व्यक्ति आपकी भावनाओं और इच्छाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करके आप पर अपनी सही जिंदगी का दृष्टिकोण थोपता है। अगर आप जरा भी विरोध करने की कोशिश करते हैं, तो तुरंत आपको एहसान फरामोश करार दे दिया जाता है, क्योंकि देखिए, वह तो आपका भला चाहता है और आप उसकी कद्र नहीं कर रहे। यह एक ऐसा भावनात्मक जाल पैदा करता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है, और बाहर निकलने पर भी आप खुद को एक बुरा इंसान महसूस करने लगते हैं। सबसे बड़ा भावनात्मक जाल, इमोशनल ट्रैप, है वह वाक्य जो सीधे आपके मन में अपराधबोध जगाता है। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है, उसके बावजूद। इस एक वाक्य के जरिए हेर फेर करने वाला मैनिपुलेटर अपने किसी भी पिछले काम को, चाहे वह कितना भी सामान्य क्यों न हो, एक ऐसा आसान बना देता है जिसे आप कभी चुका नहीं सकते। एक मां यह बात उस बच्चे से कह सकती है जो दूसरे शहर जाना चाहता हो। एक पति यह बात उस पत्नी से कह सकता है जिसने उसके साथ शाम बिताने के बजाय अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करने का फैसला लिया हो। असल बात यह है कि आपको हर चीज का हिसाब दिया जाता है, आपकी देखभाल का, तोहफों का और आपके साथ बिताए गए समय का। अपनी जिंदगी जीने की या अपने हितों की रक्षा करने की आपकी कोई भी कोशिश एक बड़ी एहसान फरामोशी, इनग्रैटिट्यूड, के रूप में पेश की जाएगी। उनका लक्ष्य आपको कर्ज के एहसास से बांधना, आपको वचनबद्ध, ऑब्लिगेटेड और आज्ञाकारी बनाना होता है। आपको यह महसूस कराया जाता है कि आप हमेशा के लिए आर्नी हैं और इस कर्ज को चुकाने का केवल एक ही तरीका है, वह करना जो हेर फेर करने वाला आपसे चाहता है। अपनी सोच की सच्चाई पर शक करने के लिए एक और जहरीला वार है, यह तुम्हें सिर्फ लगा होगा। यह लाइन सीधे सीधे इनकार करने वाले जुमले, मैंने ऐसा नहीं कहा, कि छोटी मगर ज्यादा खतरनाक बहन है। यह काफी सूक्ष्म और धोखे भरी होती है। यह किसी घटना से पूरी तरह इनकार नहीं करती, बल्कि आपके उस घटना के विश्लेषण पर ही सवाल खड़ा कर देती है। मान लीजिए, आपने देखा कि आपका पार्टनर पार्टी में किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है। जब आप उनसे यह बात कहते हैं, तो उनका जवाब होता है, अरे, ये तो तुम्हें बस लग रहा है। हम तो बस अच्छी तरह से बात कर रहे थे। तुम वो देख रहे हो जो मौजूद ही नहीं है।
या हो सकता है कि बॉस ने पूरे डिपार्टमेंट के सामने आप पर कोई कड़वी टिप्पणी की हो और फिर अकेले में कहा हो, यह सिर्फ मजाक था, तुम्हें ज्यादा लग गया। यह वाक्यांश आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप हकीकत को गलत ढंग से समझ रहे हैं, कि आप बहुत ज्यादा शक्की, जलनखोर या वहमी हैं। धीरे धीरे आप अपनी अंतरात्मा और सहज ज्ञान पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, जो वास्तव में आपकी सबसे बड़ी रक्षा प्रणाली, डिफेंस सिस्टम है। अब ऐसे वाक्यों की बात करते हैं जो सीधे आपके आत्मसम्मान पर वार करते हैं, जैसे कि तुम्हें और कोई प्यार नहीं करेगा या तुम्हारी जरूरत ही किसे है। यह सीधी मौखिक आक्रामकता है जिसका मकसद आपको यह एहसास दिलाना है कि आप किसी काम के नहीं हैं और यह जताना है कि यह मैनिपुलेटर कितना खास है। वह खुद को दुनिया में इकलौता ऐसा इंसान बताता है जो आपकी कमियों को बर्दाश्त कर सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप उन्हें छोड़कर जाने से डरे, ताकि रिश्ते तोड़ने का विचार भी आपके मन में घबराहट पैदा कर दे। मैनिपुलेटर आपके दिमाग में यह भ्रम पैदा करता है कि इस रिश्ते के बाहर केवल अकेलापन है और किसी को भी आपकी जरूरत नहीं होगी। इससे एक बहुत मजबूत निर्भरता, डिपेंडेंसी पैदा होती है। आप प्यार की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से इस इंसान से चिपके रहने लगते हैं। आप अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि आपने मान लिया है कि आप खराब या दोषपूर्ण है। यह सब झूठ है। इस झूठ का एकमात्र मकसद है डर के जरिए आप पर पूरी तरह नियंत्रण पाना। हमारी सूची में अगला मुद्दा है जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का, यह पुराना और क्लासिक तरीका, तुमने ही मुझे उकसाया। यह वाक्य आपको गुस्से, अपमान या यहां तक कि शारीरिक हिंसा के बाद भी सुनने को मिल सकता है। दरअसल मैनिपुलेटर कोई अस्वीकार्य हरकत करता है और फिर बड़ी आसानी से यह दावा करता है कि यह आपकी गलती थी। जैसे, अगर तुम मुझसे बहस नहीं करती तो मैं चिल्लाता नहीं, या तुमने खुद अपने व्यवहार से मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। इस तरह हमलावर खुद को उन हालातों का शिकार बता देता है जिसे मजबूर किया गया, और असली शिकार व्यक्ति घटनाओं का दोषी बन जाता है। यह धारणाओं का एक भयानक उलटफेर है। यह न केवल मैनिपुलेटर को हर तरह की जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है, बल्कि शिकार को मजबूर करता है कि वह उसके बुरे व्यवहार की वजह खुद के अंदर ढूंढे। यह बात आत्मग्लानि पैदा करती है और मजबूर करती है कि आप बेहतर व्यवहार करें ताकि उस इंसान को दोबारा उकसाया न जाए, जो कि जाहिर तौर पर बिल्कुल नामुमकिन है। पेश है प्यार के भेष में छिपा हुआ वो अल्टीमेटम। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते करती तो तुम, और इसके बाद मैनिपुलेटर की कोई भी डिमांड सामने आती है, जैसे अपने दोस्तों को छोड़ दो, नौकरी से इस्तीफा दे दो, या अपने फोन का पासवर्ड मुझे दे दो। यह एक बहुत ही शातिर तरीका है। प्रेम, जिसे बिना शर्त होना चाहिए, वह सौदेबाजी का विषय बन जाता है। आपके सामने यह शर्त रखी जाती है, जो मैं चाहता चाहती हूं वो करो, तभी मैं तुम्हारे प्यार पर यकीन करूंगा, करूंगी। मांग पूरी करने से इनकार को सीधे तौर पर भावनाओं की कमी के बराबर मान लिया जाता है। यह आपको एक भयानक स्थिति में डाल देता है। आप मजबूर हो जाते हैं कि या तो आप अपने सिद्धांतों को तोड़ दें और अपने हितों का बलिदान दें ताकि प्यार साबित कर सके, या फिर इस अपराध बोध से पीड़ित हो कि आप पर्याप्त प्यार नहीं करते। सच्चा प्यार बलिदानों के जरिए सबूत नहीं मांगता, यह सम्मान और स्वीकृति पर आधारित होता है। अब हम उस ढाल वाले बहाने की बात करते हैं जिससे लोग अपनी बेइज्जती या अपमान को छिपाते हैं। अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था रही थी, क्या तुम्हें मजाक भी नहीं समझ आता? यह तब होता है जब कोई चालाक व्यक्ति, मैनिपुलेटर, जानबूझकर कोई कड़वी, बुरी या नीचा दिखाने वाली बात कह देता है और फिर आपकी प्रतिक्रिया देखकर तुरंत मजाक का मुखौटा पहन लेता है। इससे उसे दो फायदे मिलते हैं। पहला, वह अपनी भड़ास निकाल लेता है, अपनी आक्रामकता व्यक्त कर देता है, और दूसरा, वह आपको एक बेवकूफ ठहरा देता है जिसे मासूम सा मजाक भी समझ नहीं आता। उसने आपको ठेस पहुंचाई, और जब आपने दिखाया
कि आपको दर्द हुआ है, तो उसने फौरन आप पर हल्केपन और खुद पर हंसने की क्षमता न होने का इल्जाम लगा दिया। नतीजतन आप उस मजाक की वजह से न केवल अपमानित महसूस करते हैं, बल्कि इसलिए भी मूर्ख महसूस करते हैं क्योंकि आपने उस पर गलत तरीके से प्रतिक्रिया दी। यह जोड़ तोड़ करने वाले के लिए बहुत ही सुविधाजनक स्थिति होती है। वह कोई भी गंदी बात बोल सकता है और आपका बचाव का कोई भी प्रयास इस दलील से टूट जाता है कि अरे, यह तो बस एक मजाक था। अगली रणनीति आपको अलग थलग करने पर केंद्रित है। मैनिपुलेटर कहता है, सब तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं, या मेरे दोस्तों को भी लगता है कि तुम्हारा बर्ताव अजीब है। इस तरह वह यह भ्रम पैदा करता है कि सिर्फ वह ही आपसे नाराज नहीं है, बल्कि एक तरह की जनता की राय, पब्लिक ओपिनियन मौजूद है। वह अनाम सब लोगों का हवाला देता है ताकि उसकी आलोचना ज्यादा दमदार और निष्पक्ष, ऑब्जेक्टिव लगे। आपको कहा जाता है, सबने देखा है कि तुम्हारा वजन बैरेज गया है, या सबका मानना है कि यह हेयर कट तुम पर जंच नहीं रहा। इसका मकसद आपको अपने विचारों में अकेला, गलत और पूरी दुनिया द्वारा निंदित महसूस कराना होता है। यह आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है और आपको मैनिपुलेटर की राय पर और भी ज्यादा निर्भर होने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वह तो बस बहुमत की सच्चाई आप तक पहुंचा रहा है। सच्चाई यह है कि अक्सर ये सब लोग उसके दिमाग की उपज होते हैं, जो केवल दबाव बनाने का एक सुविधाजनक साधन है। और यह रहा वह जुमला जिसका मकसद सिर्फ आपकी जुबान बंद करवाना होता है। अरे यार, राई का पहाड़ मत बनाओ। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप किसी ऐसी समस्या पर बात करने की कोशिश करते हैं जो आपको परेशान कर रही है, लेकिन सामने वाला यानी मैनिपुलेटर उसे बिल्कुल ही मामूली समझता है। सीधी सी बात है, यह आपकी भावनाओं को कम आंकने का एक और तरीका है। आप कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप घंटों तक मेरे मैसेज का जवाब नहीं देते, और जवाब में आप सुनते हैं, ओह, इस बात का इतना बड़ा ड्रामा मत करो, मैं बस बिजी था। आपकी भावनाएं, आपकी चिंता या आपसे संपर्क की आपकी जरूरत, इन सब को छोटी सी बात या राय घोषित कर दिया जाता है, और आपको इसके उलट एक ऐसा व्यक्ति बता दिया जाता है जो बात का बतंगड़ बनाता है। मैनिपुलेटर के लिए किसी भी मुश्किल टॉपिक को वहीं खत्म करने का यह बहुत ही असरदार तरीका है। वह बस समस्या के वजूद को मानने से ही इनकार कर देता है, उसे गैर जरूरी घोषित करता है और आपको सिर्फ एक इमोशनल या नाटकबाज इंसान बोल देता है। पिछली वाली से काफी मिलती जुलती, लेकिन थोड़े अलग भाव वाली यह बात है। तुम हर चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हो। अगर राई का पहाड़ बनाना समस्या से जुड़ा है, तो तुम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। सीधे आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया से जुड़ा है। यह वाक्य किसी भी स्थिति पर आपकी प्रतिक्रिया की उपयुक्तता, अप्रोप्रिएटनेस पर सवाल खड़ा करता है। उदाहरण के लिए, आप इस बात से नाराज हैं कि आपके सहकर्मी ने आपका आइडिया अपना बना लिया। आप यह बात अपने किसी हेरा फेरी करने वाले दोस्त, मैनिपुलेटर फ्रेंड को बताते हैं, और वह कहता है, अरे, शायद उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। मुझे लगता है कि तुम समस्या के अनुपात को ज्यादा ही बढ़ा रहे हो। समर्थन मिलने के बजाय आपको अपनी स्थिति का सही आकलन करने की क्षमता पर संदेह मिलता है। मैनिपुलेटर मानो आपसे कह रहा है, तुम्हारे एहसास जरूरत से ज्यादा है, वे हकीकत से मेल नहीं खाते। लगातार यह बात सुनते रहने से आप खुद को गलत साबित होने के डर से अपनी भावनाओं को दबाना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे आप अपने अंदर से नाता तोड़ देते हैं। ये बातें टॉक्सिक रोमांटिसाइजेशन यानी जहरीले प्यार के ड्रामे का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, या मुझे जलन होती है क्योंकि मुझे तुम्हें खोने का डर है। यहां किसी भी विनाशकारी व्यवहार, चाहे वह पूरी तरह से हावी होना हो, ईर्ष्या हो या पाबंदियां लगाना हो, को भावनाओं की ताकत बताकर सही ठहराया जाता है। मैनिपुलेटर जो आपको बहकाता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करता है और फिर इसे अपनी बेइंतहा मोहब्बत का नाम देता है।
वो आपको दोस्तों से मिलने से रोकता है क्योंकि उसे आपको खोने का डर है। ये एक बहुत खतरनाक जाल है, खासकर उन लोगों के लिए जो ऐसी रोमांटिक फिल्में देखकर बड़े हुए हैं जहां जुनून और ड्रामा को सच्चे प्यार की निशानी माना जाता है। जबकि हकीकत यह है कि प्यार भरोसा, सम्मान और आजादी है, और कंट्रोल, ईर्ष्या, जलन और सीमाओं का उल्लंघन करना आत्मविश्वास की कमी और दूसरे इंसान को एक चीज की तरह हथियाने की इच्छा के लक्षण है। यह प्यार नहीं है, यह तो बस स्वार्थ, एगोइज्म और मालिकाना हक जताना है। आदर्श बनाने और मूल्य घटाने के चक्र में एक पैंतरा बहुत इस्तेमाल होता है। तुम पहले ऐसे नहीं थे। यह बात चालाकी करने वाला व्यक्ति तब कहता है जब आप अपनी सीमाएं तय करने लगते हैं, अपना व्यक्तित्व दिखाना शुरू करते हैं या कोई ऐसी चीज करते हैं जो उसे पसंद नहीं आती। वह आपको उस आदर्श छवि की याद दिलाता है जिसे उसने रिश्ते की शुरुआत में अपने मन में बना लिया था। उदाहरण के लिए, तुम पहले कितनी सहज और खुशमिजाज थी और अब हर बात पर शिकायतें करती रहती हो। इसका सीधा मतलब यह है, पहले तुम मेरे लिए सुविधाजनक थी, आज्ञाकारी थी, लेकिन अब तुमने अपने अधिकार जताने शुरू कर दिए हैं और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका मकसद आपको यह कहकर दोषी महसूस कराना है कि आप बिगड़ गए हैं, ताकि आप वापस उसी पुराने, उसके लिए आरामदायक व्यवहार पर लौट आए। वह आपके वास्तविक रूप को याद नहीं कर रहा है, बल्कि उस कल्पना को याद करता है जो उसने आपके बारे में बुनी थी, और वह चाहता है कि आप बस उसी के अनुरूप काम करें। यह जिम्मेदारी से बचने का एक निष्क्रिय आक्रामक तरीका है। जो तुम्हें ठीक लगे, करो। यह वाक्य ऐसे बोला जाता है जैसे कि बोलने वाला आप पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। मान लीजिए आप कोई अहम फैसला लेना चाहते हैं, जैसे कि आगे की पढ़ाई करना या नौकरी बदलना। आप अपने पार्टनर से सलाह लेते हैं और वह चर्चा करने के बजाय बस इतना कह देता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक तरफ तो ऐसा लगता है कि वह आपको पूरी आजादी दे रहा है, लेकिन असल में वह नतीजों की जिम्मेदारी से खुद को पूरी तरह अलग कर रहा है, और साथ ही हल्के से यह भी जता रहा है कि वह आपके चुनाव से सहमत नहीं है। अगर आप सफल हो जाते हैं तो वह आपकी खुशी में शामिल नहीं होगा, और अगर आप नाकाम हुए तो वह खुशी खुशी कहेगा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था। यह सिर्फ किनारे खड़े रहने का और आपका समर्थन न करने का तरीका है, लेकिन भविष्य में ताने मारने की गुंजाइश बनाए रखने का भी। यह अनुमति नहीं है, यह एक खामोश निंदा है। बातचीत टालने का एक बहुत ही सीधा मगर बेहद असरदार तरीका है, अभी इस बारे में बात मत करो। आप कोई जरूरी बात करना चाहते हैं, ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही है, लेकिन मैनिपुलेटर यानी जोड़ तोड़ करने वाला उस बातचीत को लगातार टालता रहता है। उसके बहाने होते हैं, मैं थका हुआ हूं, अभी सही समय नहीं है, या चलो बाद में बात करते हैं, और यह बाद कभी आता ही नहीं। इसे स्टोन वॉलिंग कहते हैं। मैनिपुलेटर सीधे तौर पर डायलॉग या बातचीत करने से मना कर देता है। यह काम क्यों करता है? क्योंकि आपके लिए वह समस्या महत्वपूर्ण है, आप उसे हल करना चाहते हैं, और आप अनिश्चितता या असमंजस में लटके रहते हैं, और वह आपको फंसाए रखता है, क्योंकि बातचीत की संभावना को वह खुद नियंत्रित करता है। वह तय करता है कि आप कब और किस बारे में बात करेंगे। यह रिश्ते में आपसे आपका बोलने का हक छीन लेता है। इससे पता चलता है कि आपकी भावनाएं और आपकी समस्याएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वह सिर्फ उन्हीं चीजों पर बात करता है जो उसे सुविधाजनक लगती है। अब बात करते हैं एक छिपे हुए दबाव या हेरफेर की। बस किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हें यह बताया है, पर यह जुमला गपशप और साजिश की शुरुआत होता है। राजदारी की आड़ में मैनिपुलेटर यानी चालाक व्यक्ति आपको किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, जो अक्सर आपका परिचित होता है, कोई नकारात्मक जानकारी देता है। इस तरकीब का उद्देश्य, जिसे ट्राइंगुलेशन यानी त्रिकोणीकरण कहा जाता है, आप और दूसरे लोगों के बीच फूट डालना है।
वह या तो आपको किसी के खिलाफ भड़चकाता है या इसके विपरीत वह आपको किसी और के कथित तौर पर आपके बारे में कहे गए नकारात्मक शब्द बताता है। इस तरह वह सूचना का इकलौता भरोसेमंद स्रोत बन जाता है और बातचीत की कड़ी में एक अनिवार्य हिस्सा। वह जानकारी के प्रवाह पर और दूसरों के साथ आपके संबंधों पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। वह अविश्वास और कलह पैदा करता है और खुद घटनाक्रम के केंद्र में रहकर कठपुतली की तरह डोरियां खींचता रहता है। यह आपको अलग थलग करने और आपके जीवन में अपनी अहमियत बढ़ाने का एक तरीका है। एक और ऐसा वाक्य जो हेरा फेरी करने वाले इंसान को ऊंचा उठाता है और आपको नीचा दिखाता है, वो है, मैं ही वो अकेला हूं जो तुम्हें सच बताता हूं। इससे वो खुद की छवि एक ऐसे कठोर लेकिन ईमानदार सत्यवादी के रूप में बनाता है जो बाकी सभी ढोंगियों के विपरीत आपके मुंह पर कड़वी सच्चाई बोलने की हिम्मत रखता है। जाहिर है, यह सच्चाई हमेशा आपकी ही आलोचना होती है। वो कहता है, तुम्हारी सहेलियां तो तुम्हें बस मीठी मीठी बातें करेंगी, लेकिन मैं अकेला हूं जो तुम्हें बताएगा कि इस ड्रेस में तुम मोटी लग रही हो। अपनी आलोचना को अद्वितीय ईमानदारी का जामा पहनाकर वो आपके आसपास के सभी लोगों की राय को बेमोल कर देता है और खुद को एक ऊंचे सिंहासन पर स्थापित कर लेता है। वो खुद को सच्चाई का एकमात्र वाहक साबित करता है। यह आपको अपने करीबियों के समर्थन पर शक करने के लिए मजबूर करता है और आप उस चालाक इंसान की बातों पर और ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, जबकि हकीकत में यह सिर्फ आपके जरिए खुद को साबित करने का उसका एक तरीका होता है। और 20वां और आखिरी जुमला जो इस दुष्चक्र को पूरा करता है, वो है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। यह अपने शब्दों की जिम्मेदारी से बचने का सबसे आसान और यूनिवर्सल तरीका है। व्यक्ति या तो कोई गोलमोल बात कहता है या साफ साफ दिल दुखाने वाली बात। जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो वो माफी नहीं मांगता और न ही अपने शब्द वापस लेता है, बल्कि वो आपको ही गलत समझने का दोषी ठहराता है। वो कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था, तुमने ही बात का बतंगदद्दा बना दिया। बातचीत की पूरी जिम्मेदारी तुरंत आप पर डाल दी जाती है। यह नहीं कि उसने अपनी बात ठीक से नहीं रखी, बल्कि यह कि आपने उसे ठीक से नहीं समझा। यह चाल हेरफेर करने वाले व्यक्ति को यह इजाजत देती है कि वो जो चाहे वो कह दे और बाद में आपकी नासमझी या खराब इरादों का हवाला देकर कभी भी अपनी बात से मुकर जाए। नतीजतन आपको खुद की सुनने की क्षमता पर ही शक होने लगता है। आप लगातार दोहराकर पूछते हैं, यह शक करते हुए कि क्या आपने सब कुछ सही समझा है। ये है वो 20 जुमले, वो 20 चाबियां जिनके दम पर मैनिपुलेटर्स, हेरफेर करने वाले, आपकी शख्सियत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आपने इसे ऐसे समझा। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। इनमें से हर एक वाक्य के पीछे कंट्रोल करने की इच्छा, जिम्मेदारी से भागना और आपका खुद पर से विश्वास तोड़ना छिपा होता है। लेकिन सबसे अहम बात जो आपको समझनी है, गलती आपकी नहीं है। आपके एहसास यानी भावनाएं सामान्य है। आपकी याददाश्त सही काम कर रही है और आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल सही यानी एडेक्वेट है। इन जुमलों को पहचानना ही आजादी की ओर पहला और सबसे जरूरी कदम है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने एक अंधेरे कमरे में रोशनी जला दी हो। अब आपको दिख रहा है कि असल में क्या हो रहा है और अब आप शिकार यानी विक्टिम नहीं है, बल्कि आप वो इंसान हैं जो इस जहरीली गेम के नियम जानता है और अब आप इससे बाहर निकल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे अगले नए विश्लेषण को मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, इनमें से कौन सा जुमला आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुना है? या शायद कोई ऐसा जुमला है जो हमसे छूट गया, लेकिन वह भी मैनिपुलेटर का एक मजबूत हथियार है? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी कहानी किसी और को यह समझने में मदद कर सकती है कि वो अकेला नहीं है।